नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 12th प्लस में। तो दोस्तों आज जो एक टॉपिक है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 99.99% चांस है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा। किस टाइप का आएगा? आपको टोटल 3 प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से, या क्वेश्चन पूछने का तरीका 3 अलग अलग प्रकार का हो सकता है। अब जिन्होंने ये क्वेश्चन पढ़ लिया है वो भी इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि इसमें कितना लिखना है और याद रखने की टेक्निक याद रखोगे तो जाकर के लिख पाओगे। पहला क्वेश्चन, रिएक्शन की क्रियाविधि ज्ञात करने की विधियों का वर्णन कीजिए। यदि पार्ट सी में आया तो पूरा आएगा डिटेल एक्सप्लेन। क्या? डिटेल एक्सप्लेन मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। या फिर पूछ सकता है कोई भी 2 विधियों का वर्णन करो। यदि पार्ट बी में आया तो क्या बोलेगा? कोई भी 2 विधियों का वर्णन करो। फिर इसको आप पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कौन सी 2 विधियां जो कि इजीली याद रहेगी, अच्छी है, और लिखोगे तो नंबर भी पूरे आएंगे। तीसरा क्वेश्चन, किसी भी, अब टोटल 5 मेथड में से किसी भी 2 या 3 मेथड को नाम लिख करके बोल देगा कि इस मेथड को एक्सप्लेन करो। या फिर पार्ट ए में, हालांकि आएगा तो 100% पार्ट बी या फिर पार्ट सी में, और पार्ट सी में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। अब पार्ट ए में आया तो सिर्फ नाम पूछ सकता है कि इन मेथड कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखो। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, यानी अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी है। अब ये टॉपिक पढ़ने से पहले सब लोग इसके बारे में जान लो कि सर एक्चुअल होता क्या है या फिर ये है क्या। ठीक है, अब देखो यहां पर आप देखोगे तो एक सीधी सी बात आप समझो, कोई भी अभिक्रिया होती है, कोई भी रिएक्शन होती है, वो होती किस प्रकार से। मान लो आपका क्या था, ए से आपका बी बन रहा है, ए से बी बन रहा है। ए आपका रिएक्टेंट है यानी ए आपका क्रियाकारक है, और बी आपका उत्पाद है यानी प्रोडक्ट है। ठीक है सर, बिल्कुल अच्छी बात है। हम इसमें टोटल 5 विधियां पढ़ेंगे। उन विधियों का काम क्या है या उन मेथड का काम क्या है? सिंपल एक काम है कि ये जो ए से बी बना है, क्या बना है? ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है। तो ए से जो बी बना है, तब ए से बी बनने के लिए कौन सा रास्ता सिलेक्ट किया है ए ने बी तक जाने के लिए, या फिर इसको ए से बी बनने में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में कितने प्रकार के अलग अलग इंटरमीडिएट बने होंगे। यानी इसके बीच में जब ये ए से बी बनेगा तो इससे पहले बनेगा एक इंटरमीडिएट। क्या बनेगा? इंटरमीडिएट, या फिर जिसको हम बोलते हैं हिंदी मीडियम वाले क्या बोलोगे, मध्यवर्ती बनेगा। तो अब यहां ए से बी यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जब जाएगी कोई भी अभिक्रिया, तब उसकी कौन सा रास्ता सिलेक्ट किया है, किस प्रकार से संपन्न हुई है। हमारे पास ने कोई एक रिएक्शन दे दी और आपको बोल दिया है कि अब बताओ इस रिएक्शन की रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, तो फिर आप कैसे पता लगाओगे या आप उसको कैसे बताओगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे और किस प्रकार से प्रूफ करोगे। इसी के अंदर ये 5 विधियां हैं। उन 5 विधियों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि बता सकते हैं। ये तो रहेगा सिंपल इंट्रोडक्शन की सर होता क्या है रिएक्शन मैकेनिज्म। पीडीएफ में जाकर के अच्छे से सारी चीजें पढ़नी भी है। ठीक है, अब बात करते हैं, क्या बोला कि ये जो रिएक्शन को निर्धारित 2 सेकेंड, ठीक है, उसके बाद में यहां पर देखो, क्या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि को निर्धारण करने के लिए हमारे पास में टोटल 5 मेथड रहने वाले हैं। उसमें से सबसे पहला मेथड है उत्पाद विश्लेषण या फिर प्रोडक्ट एनालिसिस। अब इसमें क्या करते हैं, सिंपल काम करो, आप 3 चीजें इस लेक्चर के अंदर या इस टॉपिक के अंदर पढ़ते टाइम सिर्फ 3 चीजों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखो। एक तो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाना है, लेकिन उससे पहले किससे मिलना है सर? इंटरमीडिएट से मिलना है। किससे मिलना है सर? हमारे मध्यवर्ती को मिलना है। इसी चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा है इंटरमीडिएट कौन कौन से, कार्बोकेटाइन, कार्बोधनाइन यानी कार्बोकेटाइन या फिर कार्बोधनाइन, कार्ब एनाइन या फिर कार्ब ऋणाइन। उसके बाद में आपने कार्बीन पढ़ा होगा, बेंजाइन पढ़ा होगा, नाइट्रीन पढ़ा होगा और कार्बीन पढ़ा होगा। ये कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब संपन्न होती है तो उसके बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है और बहुत ही कम समय के लिए वो बनता है, यानी उसकी जो जीवन आयु होती है वो बहुत मिनिमम होगी। अब रिएक्शन कैसे होगी? आपके पास में कोई भी बीकर है,
एक बीकर के अंदर रिएक्टेंट होगा, उसके अंदर आप रिएक्टेंट जो रिएक्टेंट होते क्या, एक या दो अलग अलग प्रकार के रिएजेंट होंगे। जैसे मान लो आपका क्या है, जैसे मान लो आपके पास में है हाइड्रोजन और क्लोरीन, क्या है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो क्या बनेगा सर HCl बनेगा। तो एक बीकर के अंदर आपने हाइड्रोजन और क्लोरीन, जिससे हाइड्रोजन कौन से रिएजेंट से प्राप्त होगा, क्लोरीन कौन से रिएजेंट से प्राप्त होगा, उन दोनों को मिलाओगे तो आपका HCl बन जाएगा। ठीक है, मान ली छोटी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब लेकिन ये बना HCl कौन सा है, इसके बीच में कौन सा इंटरमीडिएट बना है, उसके आधार पर ही हम बता सकते हैं। तो हम प्रोडक्ट एनालिसिस में क्या करते हैं, क्या लिखोगे, उत्पाद विश्लेषण विधि में हम अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद तथा उत उत्पाद को देख करके उसकी पहचान करके कितनी अपेक्षित मात्रा प्राप्त हुई है, इसके आधार पर इसकी क्रियाविधि बताते हैं। आप एक बात बताओ, आपने ऐसी बहुत सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन देखी होगी जिसके अंदर हम क्या लिखते हैं, ये मेन प्रोडक्ट है, ये साइड प्रोडक्ट है, या फिर कोई भी एक रिएक्शन कंप्लीट हुई है उसके बाद में दो उत्पाद बनते हैं, दो उत्पाद में एक उत्पाद के नीचे लिखते हो कि ये 50% प्राप्त हुआ है और दूसरे के नीचे लिखते हो ये 30% प्राप्त हुआ है। ऐसा क्यों होता है, इस बात को समझो, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे सीधा मैं लेके चलता हूं इसके एग्जाम्पल के ऊपर, ये लो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल, ये है आपका एलिल क्लोराइड। ठीक है, ऊपर वाला भी एलिल क्लोराइड है, ये भी क्या है आपका एलिलिक क्लोराइड है। एलिलिक क्लोराइड के दो समावेवी है, दो आइसोमर है। सिंपल सी बात दिख रही है, सभी के अंदर कार्बन की संख्या बराबर है, हाइड्रोजन की संख्या बराबर है, Cl की संख्या बराबर है। सिर्फ इसमें Cl कहां पर जुड़ा हुआ है, इसमें Cl टर्सरी कार्बन पर जुड़ा हुआ है और इसमें Cl प्रारंभिक या फिर प्राथमिक कार्बन पर जुड़ा हुआ है। तो इसकी क्या, ये पोजीशन आइसोमर है, बिल्कुल सर पोजीशन आइसोमर है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब इन दोनों आइसोमर है, दोनों एक ही कंपाउंड है, एलिलिक क्लोराइड है, लेकिन इन दोनों में से, अब सिंपल बात क्या है ये समझो, इन दोनों रिएक्टेंट का प्रोडक्ट भी सेम है, इन दोनों रिएक्टेंट का प्रोडक्ट भी सेम है, बिल्कुल। इसका चाहे ये वाला जो आप ये समावयवी लो या फिर ये समावयवी लो, दोनों से उत्पाद वैसा ही मिलेगा। 85% आपका जहां पर OH कहां पर जुड़ा हुआ है, टर्सरी कार्बन पर जुड़ा हुआ है, और 15% ऐसा प्राप्त होगा जिसके अंदर आपका OH कहां पर जुड़ा हुआ है सर, प्राथमिक कार्बन पर जुड़ा हुआ है। किस पर जुड़ा हुआ है, प्राथमिक कार्बन पर। तो अब प्रोडक्ट एनालिसिस या फिर आपकी उत्पाद विश्लेषण विधि में हम क्या करते हैं कि हमने रिएक्टेंट को देखा कि रिएक्टेंट चाहे ये लो या फिर ये लो, लेकिन प्रोडक्ट दोनों का क्या बन रहा है सर, यही बन रहा है। अब ये वाला रिएक्टेंट लिया तो भी 15% आपका OH जहां पर प्राइमरी कार्बन पर लगा हुआ है वो वाला प्रोडक्ट बना। आपने सही ये वाला आइसोमर लिया, ये वाला समावेवी लिया और इसकी रिएक्शन करवाई, फिर भी आपका OH किसके ऊपर लगा हुआ है सर, जो 85% है उसमें OH किसके ऊपर लगा हुआ है सर हमारा टर्सरी कार्बन पर लगा हुआ है। अरे सिंपल है कि नहीं है। तो इस चीज से एनालिसिस क्या कर सकते हैं कि सर ये जो प्रोडक्ट एक जैसा बन रहा है, रिएक्टेंट अलग अलग लेने से इसका मतलब क्या है कि इसके बीच में जो इंटरमीडिएट बने हैं, इनके बीच में जो मध्यवर्ती बने हैं वो भी एक जैसे होंगे, वो भी क्या होंगे, एक जैसे होंगे। अब सही ये रिएक्टेंट लो, ये रिएक्टेंट लो, अपने को सिंपल एक काम करना था, क्या करना था कि सर हमको तो सिर्फ इस Cl को हटाना था, ये Cl और ये Cl, इस Cl की जगह अपने को क्या है OH जोड़ना है, तो हम यहां पर OH माइनस यानी H2O के रूप में ऐड कर रहे हैं। तो जब यहां से Cl हट रहा है, यहां से Cl हट रहा है, तो देखो दोस्तों यहां से Cl हटा है तो यहां पर प्लस लगाए, कहां पर सर, ये यहां पर प्लस लगाए, यानी ये जो कार्बोकेटायन बना है ये प्रारंभिक कार्बोकेटायन बना है, लेकिन जब यहां से Cl हटा है तो ये जो कार्बोकेटायन बना है ये टर्सरी कार्बोकेटायन है। और ये तो आप जानते हो सब लोग कि प्राथमिक कार्बोकेटायन और टर्सरी कार्बोकेटायन में ज्यादा स्टेबल कौन होता है सर, हमारा टर्सरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, तो उसने प्रोडक्ट भी ज्यादा बनाया। अब इससे क्या वाला, ये वाला इंटरमीडिएट बना होगा, बिल्कुल बना होगा। सिंपल सी बात है, यहां से क्लोरीन हटा तो यही बनेगा। तो आप बोलोगे सर ये वाला इंटरमीडिएट कब बना, जब ये इंटरमीडिएट बना, लेकिन ये क्या है, कम स्टेबल है। आप जानते हो कि प्राथमिक कार्बोकेटाइन कम स्टेबल होता है, कम स्थायी होता है एज कंपेयर टू टर्सरी कार्बोकेटाइन। तो ये इंटरमीडिएट क्या करेगा, इसमें बदल जाएगा, क्या करेगा, इसमें बदल जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा।
तो क्या सारे प्राथमिक कार्बोकैटायन तृतीयक कार्बोकैटायन बदल जाते हैं? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। इस वजह से ही तो 15% क्या प्राप्त होता है, 15% प्राथमिक प्रोडक्ट प्राप्त होता है और आपका 85% क्या होता है, आपका टर्सरी प्रोडक्ट प्राप्त होता है। यहां से समझे। अब इस लाइनों को सारों को पढ़ो, सब में क्या लिख रखा है, अच्छी अच्छी बातें लिख रखी। देखो, उत्पाद विश्लेषण विधि में हम अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद तथा उप उत्पाद को देखते हैं, उनकी कितनी मात्रा प्राप्त हुई है, एक कितने परसेंट है, दूसरा कितने परसेंट है, उनको भी देखते हैं। फिर हम क्या एनालिसिस करते हैं, तो देखो उदाहरण के लिए एलिलिक क्लोराइड के 2 समावयवियों का जल अपघटन करवाते हैं, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करवाया, H2O की रिएक्शन करवाई, Cl को हटाया, OH को लगाया, तो जो उत्पाद प्राप्त होता है वह दोनों समावयवियों में एक ही जैसे उत्पाद प्राप्त होते हैं, जिसमें 85% तृतीयक एल्कोहल तथा 15% प्राथमिक एल्कोहल का मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, यहां तक तो पढ़ ली। अर्थात 2 अलग अलग समावयवियों से एक ही प्रकार के उत्पादन प्राप्त या फिर उत्पाद प्राप्त होना, यह साबित करता है कि इनके बीच में बनने वाला जो मध्यवर्ती है वो दोनों समावयवियों में क्या है, एक जैसा है। दोनों समावयवियों में क्या है सर, एक जैसा है। यही तो बात हमने बोली है। जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो यहां से हटेगा, आपका तृतीयक कार्बोकैटायन बनेगा, लेकिन तृतीयक कार्बोकैटायन का कुछ भाग प्राथमिक कार्बोकैटायन भी बना लेगा, क्योंकि मिक्सर बनता है आपका प्रोडक्ट का। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें से, इन दोनों में से किसी की भी अभिक्रिया विधि पूछेंगे तो हम हमेशा क्या लिखेंगे, ये किसके आधार पर कि इंटरमीडिएट कौन सा बना है, एक ही प्रकार का इंटरमीडिएट बना है। ठीक है, ये तो हो गया अपना उत्पाद विश्लेषण या फिर प्रोडक्ट एनालिसिस। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट विधि। ठीक है, और एक और, क्योंकि अब एग्जाम बुक के अंदर तो आपके कम से कम एक एक विधि के 3-3, 4-4 एग्जाम्पल दिए हैं। बुक को पूरा नहीं रटना है और कभी नहीं रटना है। क्यों, आपको सिर्फ एग्जाम में उस विधि को समझाना है। आपको 5-7 एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है। एक विधि के अंदर एक एग्जाम्पल लिखोगे तभी भी आपके, जैसे 7 नंबर में भी पूछ लिया, 10 नंबर में भी पूछ लिए गए, तो अभी आप पूरा लिख सकते हो, पूरे नंबर है सिर्फ। और उसके नीचे क्या लिखना है, उत्पाद विश्लेषण विधि की सहायता से हम बैकमैन पुनर्विन्यास की क्रिया विधि भी बता सकते हैं। उसमें भी बता सकते हैं बैकमैन के अंदर 2 प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, दोनों में से कौन सा स्टेबल होगा, कौन सा अनस्टेबल होगा, किसके आधार पर बता सकते हैं सर, उत्पाद विश्लेषण के आधार पर बता सकते हैं। फिर सेकेंड मेथड होता है मध्यवर्तों की स्थिति का पता लगाना। अब ये मेथड थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा इसमें 3 अलग अलग प्रकार के प्रोसेस आएंगे जिसके तहत हम इस मेथड को पूरा कर सकते हैं। सर इसमें होता क्या, जैसे मैंने पहले बताया, इंटरमीडिएट कौन कौन से, कार्बोकैटायन, कार्बोएनाइन, बेंजाइन और आपका कार्बिन, नाइट्रीन, इस प्रकार के अलग अलग क्या है आपके पास में इंटरमीडिएट है। ठीक है, आपके एक साइड क्या आते हैं, रिएक्टेंट से, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, बीच में इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट की मैंने पहले ही खासियत बता दी। उसकी खासियत क्या है कि वो बहुत ही कम समय के लिए बनता है। जैसे ही आपका रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बना, हाथों हाथ इंटरमीडिएट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि हम जैसे ही रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बना तो हम इंटरमीडिएट को उस मिश्रण, क्योंकि एक बीकर के अंदर अभिक्रिया हो रही होगी, तो रिएक्टेंट से जैसे इंटरमीडिएट बना हम उस इंटरमीडिएट को या तो फटाक से निकाल दे बाहर, हम उस इंटरमीडिएट को बाहर निकाल देंगे तो वो उत्पाद में बदलेगा ही नहीं, या उस इंटरमीडिएट को उसी अवस्था के अंदर क्या कर दे, फ्रीज कर दे, या उस इंटरमीडिएट को कोई ऐसी विधि काम में लेकर आए कि जैसे इंटरमीडिएट बना और आपने को पता चल जाए कि यहां ये वाला इंटरमीडिएट बन गया, तो उस इंटरमीडिएट, उस मध्यवर्ती को देख करके हम क्या बताएंगे कि रिएक्टेंट के कौन से बॉन्ड टूटे हैं। अरे भाई, रिएक्टेंट के कोई बंध टूटेगा तभी तो प्रोडक्ट के बंध बनेंगे। तो सर रिएक्टेंट के कौन से बंध टूटे हैं जिसके बदौलत प्रोडक्ट में बंध बना है, तो हम इसकी क्रिया विधि बताएंगे कि यहां पर पहले ये बंध टूटा, उसके बाद में ये बंध बना है। तो वो कौन बता सकता है, इंटरमीडिएट बता सकता है। तो सर जो हमारा इंटरमीडिएट है, उस इंटरमीडिएट को हम अलग कैसे कर सकते हैं, या उस इंटरमीडिएट की हम पहचान कैसे कर सकते हैं, या उस इंटरमीडिएट का हम अध्ययन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, 2 तरीके की, या तो आप रिएक्शन स्टार्ट करो जैसे ही, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगी, इंटरमीडिएट बहुत जल्दी बन जाएगा, जैसे ही इंटरमीडिएट बने आपको रिएक्शन रोक देनी है। सर हमारे हाथ में थोड़ी ना है रिएक्शन रोकना, हमने 2 मिक्सर मिक्स किए, एक रीजेंट के अंदर दूसरा रीजेंट डाला, फटाफट प्रोडक्ट बन गया, हम कैसे रोके सर,
आप हाथ से तो नहीं रोक सकते, आप मशीन काम में ले सकते हो। या दूसरा तरीका देखो, आपने बहुत सी अभिक्रियाएं ऐसी देखी होगी जिसमें हम लिखते हैं कि मान लो अपना ए से बी बन रहा है, ऊपर की तरफ लिखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस तापमान है, 1 एटीएम दाब है, क्या है 1 एटीएम दाब है, एसिड और बेस क्या है प्रेजेंस है। मतलब हमारे पास में इस रिएक्शन के जो तीर के निशान के ऊपर जो रिएक्शन कंडीशन लिखी हुई होती है, यानी अभिक्रिया की दशाएं जो लिखी हुई होती है, हम इनको कम कर सकते हैं। हमें पता है कि ए से बी इजीली कब बनेगा कि सर जब 100 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इस तापमान को 50 डिग्री सेल्सियस कर दें। हमें पता है कि ये 1 एटीएम दाब पर प्रोडक्ट बन रहा है, ताप को कम कर लिया। हमें पता है कि मान लो ये वाला रिएजेंट डालोगे, उत्प्रेरक डालोगे तो जल्दी प्रोडक्ट बनेगा, हम उस उत्प्रेरक को डालेंगे ही नहीं, तो क्या होगा, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट धीरे बनेगा, तो इंटरमीडिएट ज्यादा देर तक दिख सकता है। तो क्या कर सकता है, रिएक्शन कंडीशन के ऊपर कंट्रोल कर दो, जिसकी वजह से क्या प्रोडक्ट इजी बने ही नहीं। जब प्रोडक्ट इजीली नहीं बनेगा, प्रोडक्ट जल्दी नहीं बनेगा, तो हम उस प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, उस इंटरमीडिएट को पढ़ेंगे, उस इंटरमीडिएट के अंदर कौन से बंध टूटे हुए हैं, कौन से नए बंध बने हुए हैं, उसके आधार पर हम क्या कहेंगे कि सर इसके अंदर ये वाला प्रोसेस हो रहा है, ये वाली क्रियाविधि संपन्न हो रही है। आओ, इसमें टोटल 3 अलग अलग मेथड है। सबसे पहला मेथड हम पढ़ेंगे कौन सा, ये लो, क्या लिखो, मध्यवर्तियों की पहचान तथा उन्हें अलग करने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रक्रम काम में लिए जाते हैं। कौन कौन सा, सबसे पहला है आपका विलगन या फिर आइसोलेशन। सिंपल काम करना है, क्या करना है, जैसे ही रिएक्टेंट है, ये मान लो एक बीकर है, क्या है, ये एक बीकर है, मान लो गणित वाले तो हेवा हो मानने के लिए, मारवाड़ी में कहेंगे हेवा हेवड़ा हम है, तो ठीक है, ये बीकर है, इस बीकर के अंदर रिएक्टेंट थे, ठीक है, रिएक्टेंट है, मान लिया रिएक्टेंट है, अब इससे प्रोडक्ट बन रहा था। जैसे ही यहां पर पहले इंटरमीडिएट बनेगा फिर प्रोडक्ट बनेगा, ये तो केमिकल प्रोसेस है, ये तो आपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर आराम से पढ़ा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से प्रोसीड हुई है, सर ने आपको अच्छे तरीके से बताया। अब जब यहां पर इंटरमीडिएट बना है, क्या है, यहां पर जब इंटरमीडिएट बना है, क्या हम इंटरमीडिएट को पूरा ही अलग कर दे, हम इस बीकर में से इंटरमीडिएट को बाहर निकाल देंगे, फिर इस इंटरमीडिएट को देखेंगे, आंखों से देखेंगे, भाई क्या समझ में आएगा आंखों से देखने में, हम आंखों से नहीं, हम कोई मशीनरी काम में लेंगे, हम कोई टेक्नोलॉजी काम में लेंगे। कौन सी, सर स्पेक्ट्रोस्कोपी काम में ले सकते हो, बिल्कुल। जैसे कि हमने इसके अंदर ये चीज मेंशन की है, क्या किया है कि हम मध्यवर्तियों की उपस्थिति निर्धारित करने में हम मध्यवर्ती उत्पादन में बदलने से पहले उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से देखेंगे। यानी जैसे ही हमारे पास में ये वाले भाई साहब बने, कौन से भाई साहब बने, ये देखो, इसमें इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट को अलग किया, इंटरमीडिएट को अलग करके उसकी क्या करेंगे, पहचान करेंगे। यदि हमारे पास में पहले से डाटा होगा कि इसमें ये वाला इंटरमीडिएट बना है तो इसकी ये क्रियाविधि है, ये इंटरमीडिएट बना है तो ये क्रियाविधि, ठीक है। तो सर इसका क्या एग्जांपल देंगे, देखो ये वाली अभिक्रिया यहां से यहां जानी है, ये वाली अभिक्रिया यहां से यहां जानी है। यदि इसमें ये तीनों इंटरमीडिएट आपको मिल जाते हैं, आप इंटरमीडिएट अलग करते हो और 3 अलग अलग प्रकार के इंटरमीडिएट है, तो हम बता सकते हैं कि ये अभिक्रिया कौन सी है। तो क्या लिखा, जैसे कि किसी एमाइड के एमीन में पुनर्विन्यास अभिक्रिया में 3 मध्यवर्तियों का विलगित किया जा सकता है, जो कि एमाइड से एमीन यह क्रियाविधि प्रयुक्त होगी, इस बात का सबूत देगा। यानी ये रिएक्शन यहां से, कहां से, सर हमारी एमाइड से एमीन में जो पुनर्विन्यास हो सकता है, ये रिएक्शन वापस जा सकती है, पुनर्विन्यास अभिक्रिया। पुनर्विन्यास अभिक्रिया के अंदर ये तीनों इंटरमीडिएट पाए जाते हैं। तो जब हम इस विधि को काम में लेते हैं, हम इस इंटरमीडिएट को विलगित करते हैं, तो हमारे पास में एमीड से एमाइन में जब हमारा क्या होता है, पुनर्विन्यास होता है, रीअरेंजमेंट होता है, तो टोटल तीनों प्रकार के आपके इंटरमीडिएट पाए जाते हैं, जिससे क्या प्रूफ हो जाता है कि इसमें कौन सी अभिक्रिया हुई है, कि सर पुनर्विन्यास अभिक्रिया संपन्न हुई है। सिंपल बात, ठीक है। तो ये तो होगी आपकी आइसोलेशन। ये आइसोलेशन किसका पार्ट है, हमने आगे ए लिखा है, आइसोलेशन आपका पार्ट है मध्यवर्तियों की उपस्थिति का निर्धारण करना। हमने इससे पहले एक और विधि पढ़ ली है, कौन सी विधि पढ़ी है, सर हमने इससे पहले ये वाली विधि पढ़ ली है, उत्पाद विश्लेषण।
कौन सी विधि पढ़ी है? उत्पाद विश्लेषण को हमने पढ़ लिया है। और सेकंड हमारा नंबर लगा था मध्यवर्तियों की उपस्थिति। मध्यवर्तियों की उपस्थिति के अंदर विलगन को पढ़ लिया है। विलगन को पढ़ने के बाद में अब हमारा आएगा सेकंड मेथड, डिटेक्शन या फिर अभिज्ञान। क्या आएगा? डिटेक्शन या फिर अभिज्ञान। अब डिटेक्शन या फिर अभिज्ञान में विलगन में क्या किया था? प्रोडक्ट को ही अलग, जो अपना इंटरमीडिएट था उस इंटरमीडिएट को बाहर निकाल दिया, उस इंटरमीडिएट को आइसोलेट कर दिया और उसका अध्ययन कर लिया। लेकिन अभिज्ञान या डिटेक्शन में क्या करेंगे कि सर उसको अलग करने की जरूरत नहीं है। आप कोई रिएक्शन करवा रहे हो, आपकी कोई अभिक्रिया चल रही है, आपको जो अभिक्रिया चल रही है उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर देखेंगे। किसके अंदर देखेंगे? स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर देखेंगे। कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो सकती है? एनएमआर हो सकती है, ईएसआर हो सकती है। तो एनएमआर या ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को काम लेंगे। अब सर ये आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, एनएमआर और ईएसआर कब आएगी? जब आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में आओगे, तब जब बीएससी बीएड के आपके थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जाकर के स्पेक्ट्रोस्कोपियां आनी शुरू होगी, तो वहां पर ये एक प्रकार की टेक्निक होती है जो किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी यौगिक के अंदर कितने हाइड्रोजन है, कितने नाइट्रोजन है, कितने बोरोन है, कितने बंध है, किस प्रकार का बंध है, इन सभी का डाटा देती है। तो आप क्या करोगे? जो आपकी रिएक्शन हो रही थी, जैसे ही इंटरमीडिएट बन रहा है, आपने उस रिएक्शन को किसके अंदर रख दिया? स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर देखना शुरू किया है। तो जैसे ही कोई इंटरमीडिएट बनेगा तो उस इंटरमीडिएट को स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या कर लेगी? डिटेक्ट कर लेगी। स्पेक्ट्रोस्कोपी उसको पढ़ लेगी कि भाई साहब ये वाला इंटरमीडिएट बना है, और आपको बताएगी कि आप जिस रिएक्शन को प्रोसीड करवा रहे हो उसमें ये वाला इंटरमीडिएट, ये वाला मध्यवर्ती बन रहा है। तो सर आप अपने हिसाब से बता दो कौन सी विधि है। ये काम कौन करता है? ये स्पेक्ट्रोस्कोपी करती है। तो अभिज्ञान के अंदर हमने क्या देखा? अभिज्ञान के तरह हम किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले अस्थायी मध्यवर्तियों की पहचान स्पेक्ट्रोस्कोपी विधियां जैसे एनएमआर तथा ईएसआर का उपयोग करके उसका अध्ययन किया जाता है, जिससे किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उसकी क्रिया विधि को निर्धारित कर सके, जैसे कि SN1 और E1। अब आओ एग्जाम्पल के ऊपर। आ गई ना बड़ी अच्छी बात है। अब देखो यहां पर जैसे क्या है, यहां पर आपका एक हाइड्रोजन है, ठीक है। आपको ये बॉन्ड तोड़ना है और यहां पर एक हाइड्रोजन इसका ऐड करना है। क्या करना है? एक हाइड्रोजन ऐड करना, क्योंकि BF3 का काम क्या होता है? हैलाइड को एक्सेप्ट करने का, हैलाइड को खींचने का। तो ये क्या करेगा? इस हैलाइड को तो ले लेगा, तो ये हाइड्रोजन अकेला रहेगा। ये हाइड्रोजन बोलेगा मेरे को यहां पर जगह दो। तो ये वाला जो कंपाउंड है, इसका स्पेक्ट्रोस्कोपी में अलग डाटा आएगा। इसका इंटरमीडिएट ये बना है, इस इंटरमीडिएट को डिटेक्ट कौन करेगा? स्पेक्ट्रोस्कोपी करेगी कि सर एक ऐसा इंटरमीडिएट बना है, इस पर यहां पर क्या था? यहां पर सिर्फ एक हाइड्रोजन था, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड था। एक डबल बॉन्ड हो गया, एक सिंगल बॉन्ड, 3 बंद हो गए, तो एक कार्बन के पास में एक ही बंद रहा, सिंगल बॉन्ड आ गया। लेकिन यहां पर 2 CH2 आ गया। तो ये अपने को बता देगा कि इसमें आपका जब रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट में तो सभी जगह एक एक हाइड्रोजन थे। इस कार्बन के ऊपर, रिंग के कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन थे। यहां पर एक हाइड्रोजन था, लेकिन इंटरमीडिएट के अंदर 2 हाइड्रोजन लग गए। तो आप दिमाग लगाओगे फिर कि ये रिएक्शन कैसे गई है। आप तो नहीं लगाओगे, साइंटिस्ट लगाया, बताया रिएक्शन की कौन सी क्रियाविधि होगी। तो यहां पर पता चल गया कि यहां पर 2 हाइड्रोजन आकर ऐड हो गए। तो किसका निर्माण हो गया? BF4 का निर्माण हो गया। तो इसको किसने डिटेक्ट कर लिया? स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटेक्ट कर लिया। तो ये भी क्या हुआ? हमने मध्यवर्ती को पढ़ा है। किसको पढ़ा है? इंटरमीडिएट को पढ़ा है। किसकी सहायता से पढ़ा है? स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से पढ़ा है। ये किसके अंदर आ रहा है? ये किसके अंदर आ रहा है? ये आ रहा है आपका सर, ये आ रहा है आपका सर अभिज्ञान या फिर डिटेक्शन के अंदर। ये अभिज्ञान या डिटेक्शन किस में है? मध्यवर्तों की उपस्थिति को निर्धारण करना है, इंटरमीडिएट की प्रेजेंस क्या करना है? डिटेक्ट करनी है, आइडेंटिफाई करनी है। और उसमें सबसे पहला क्या पढ़ा? विलगन, दूसरा डिटेक्शन। अब आ जाओ तीसरा। ये लो सर हमारा तीसरा है आपका ट्रैपिंग या फिर कूट यंत्रण। जैसा नाम वैसा काम, ठीक है। नाम में क्या है? कूट यंत्रण या फिर ट्रैपिंग। मतलब क्या होता है? ट्रैप करना किसी को क्या होता है? किसी को पकड़ना, बता देना, ठीक है, या कूटनीति डालना। अब इसमें क्या होगा? सिंपल काम, हमेशा याद रखो, सिंपल प्रोसेस हो रहा है। इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट कब बन रहा है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के पहले इंटरमीडिएट बन रहा है। अब इस बार क्या कर सकते हो? इंटरमीडिएट कौन कौन से? कार्बोकेटाइन, कार्ब एनायन, या फिर आपका नाइट्रीन, या फिर आपका कार्बीन, इस प्रकार का इंटरमीडिएट बना है। प्रत्येक इंटरमीडिएट की एक खासियत है कि अब जैसे ही इंटरमीडिएट बना, आपने उसके ऊपर कोई दूसरा रिएजेंट लाके डाल दिया।
तो वो इंटरमीडिएट अब प्रोडक्ट में बदलने से पहले क्या करेगा, उस रिएजेंट के साथ में अभिक्रिया करके कोई तीसरा ही प्रोडक्ट बना लेंगे। हम उसको ट्रैप करेंगे। कैसे? कोई जा रहा है, उसके पीछे, उसको जहां जाना था वहां तो नहीं गया, आपने किसी को पीछे भेजा, ट्रैप किया और उठा के लेके आ गए। सेम काम किया, रिएक्टेंट था, उस बेचारे को प्रोडक्ट में बदलना था, लेकिन आपको पता लगाना है कि इसके अंदर कौन सा इंटरमीडिएट बना है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अनुमान है कि या तो ये बनेगा या ये बनेगा। तो आपको दोनों चीजें पता है कि यदि जैसे कार्बोकेटाइन बन रहा है तो आप ऐसा रिएजेंट ऊपर से डालोगे जो कार्बोकेटाइन दिखते ही रिएक्शन कर लेगा, दिखते ही उसको पकड़ लेगा या उसके साथ में अभिक्रिया कर लेगा। या फिर आपको लगता है कार्बीन बन रहा है, या आपको लगता है कि बेंजाइन बन रहा है, तो बेंजाइन बनेगा तो आप एक ऐसा रिएजेंट डालोगे जो बेंजाइन को देखते ही हाथों हाथ पकड़ के बाहर लेकर आ जाएगा, चल भाई आजा, तेरे को बुलाया है। तो इस प्रकार से ट्रैपिंग की जाती है। तो ट्रैपिंग के अंदर क्या होगा, जो इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट के बनते ही उसके ऊपर एक ऐसा रिएजेंट डाला जाएगा जो रिएजेंट उस इंटरमीडिएट के साथ अभिक्रिया करके एक ऐसा प्रोडक्ट बना लेंगे जो स्थायी हो जाएगा। अब जो प्रोडक्ट बनना चाहिए था वो तो नहीं बना है, उससे पहले ही एक अलग प्रोडक्ट आपने बना लिया है। अब वो प्रोडक्ट बना कैसे है, उसके आधार पर आप उस इंटरमीडिएट का पता लगाओगे, फिर उस इंटरमीडिएट के आधार पर अपने जो प्रोडक्ट बनना चाहिए था उसकी मैकेनिज्म क्या है वो बताओगे। जैसे कि एक एग्जांपल आपका ले ही लेते हैं, ये एग्जांपल देखो, ठीक है। एग्जांपल के अंदर क्या है, मान लो ये वाली रिएक्शन आपकी करवानी है, ठीक है। आपने क्या किया, आपको ये वाली रिएक्शन करवानी थी, H म्यू की आपने प्रेजेंस दी है, उसके बाद में N2CO2 डाला है, जो आपकी रिएक्शन करवानी थी। इसमें ये वाला बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है, यानी क्या लिखा है, इंटरमीडिएट मध्यवर्ती क्या बना है, बेंजाइन बना। अब हमें पता है, हमें या तो अनुमान था कि या तो यहां पर बेंजाइन बनेगा, या आप कार्बोकेटाइन बनेगा, या कार्बोधनाइन बनेगा, कार्बोरेनाइन बनेगा। हमें लगा कि नहीं, सबसे पहले सर बेंजाइन बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो पहले से पता क्या था कि बेंजाइन यदि बन गया तो हमारा एंथ्रासिन भाई साहब है, एंथ्रासिन की और बेंजाइन की बहुत अच्छी दोस्ती है, क्या है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। जैसे ही बेंजाइन बना, आपने क्या किया, इस एंथ्रासिन को डाल दिया, तो एंथ्रासिन बेंजीन के साथ में मिलकर ट्रिप्सिन का निर्माण कर लेंगे। तो इस रिएक्शन का उत्पाद कुछ और ही बनना था, उत्पाद तो अभी बनना ही था, लेकिन उससे पहले क्या हो गया, आपका जो इंटरमीडिएट बना उसको ट्रैप कर लिया किसने, एंथ्रासिन ने, और क्या बना लिया, ट्रिप्सिन का निर्माण कर लिया। किसका निर्माण कर लिया, ट्रिप्सिन का निर्माण कर लिया। अब इससे आपको क्या पता चला, इससे आप किसी भी अभिक्रिया की अभिक्रिया विधि कैसे बता सकते हो, या क्रिया विधि कैसे बता सकते हो, या मैकेनिज्म कैसे डिटेक्ट करोगे, कि सर इससे हमें यह पता चला कि इस अभिक्रिया का इंटरमीडिएट क्या है, बेंजाइन है। तो आप बता सकते हो, आपको करना क्या है, यहां से लेकर के कहीं पर जाना है, लेकिन आपको पता चल जाए इस रास्ते से गए हैं, तो बीच में कोई सिटी का नाम बता लो कि इस सिटी में वो इतने मिनट रुके थे, तो आप बता सकते हो कि यहां से वहां गए। जैसे यहां से जयपुर जाना है तो मैं अजमेर से जाऊंगा, तो आपको मैंने बोला यहां से दिलीप जयपुर पहुंच गया है, तो आप बोलोगे जयपुर जाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। किस में गए होंगे, सर ट्रेन से गए हैं, सर फ्लाइट से गए हैं, सर बस से गए हैं, सर पैदल गए हैं। तो यदि कोई बीच में आपको इंफॉर्मेशन दे दे कि नहीं हमने तो बीच में अजमेर में देखा था सर को, तो आप बता दोगे सर अजमेर होते हुए गए। तो यही तरीका है, आपको ट्रैप किया किसको, इंटरमीडिएट को, बता दिया कि इंटरमीडिएट बेंजाइन है, फिर आप अनुमान लगा लोगे, फिर आप बता दोगे कि ये वाली अभिक्रिया होगी, वो इस प्रोसेस से होती हुई जाएगी। तो ये जो तीन मेथड थे, कौन से, ये जो तीन प्रक्रम है, कौन कौन से सर, एक तो आपका ट्रैपिंग, दूसरा आपका कौन सा, दूसरा सर आपका है ट्रैपिंग के पहले, उसका पहले आपका आएगा आइसोलेशन, और आइसोलेशन के बाद में दूसरा था आपका डिटेक्शन या फिर अभिक्रिया। ये तीनों किसके हैं, ये तीनों हैं आपके मध्यवर्ती की पहचान करना। ये लो सर, मध्यवर्ती की उपस्थिति निर्धारण करना, उससे पहले प्रोडक्ट एनालिसिस, सेकंड मध्यवर्ती की उपस्थिति निर्धारण करना, इसके टोटल 3 मेथड। अब एग्जाम में यदि पूछा जाए कोई भी 2 विधियां बताए, तो सबसे पहली तो करोगे प्रोडक्ट एनालिसिस, और दूसरी में ये कर लोगे। और छोटा क्वेश्चन आया तो इसमें, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें से किसकी, अब मध्यवर्तियों की उपस्थिति निर्धारण करने में से छोटे क्वेश्चन भी आ सकता है। कौन कौन से सर, यही वाले, आइसोलेशन आ सकता है, ट्रैपिंग आ सकता है, डिटेक्शन आ सकता है। तो ये दोनों विधियां आप पहले तैयार लगो। अब पीछे रह जाती है 3 विधि और, आ जाओ उनको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये पीडीएफ आपको इसमें जाकर नोट्स देख लेना। तीसरी आपकी है क्या है, समस्थानिक चिप्पीकरण या फिर आइसोटोप लेबलिंग।
हद से ज्यादा सिंपल। क्या है, कुछ नहीं करना है। आपको पता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना था, इंटरमीडिएट डाल बनेगा, इस बार इंटरमीडिएट का लफड़ा है ही नहीं। देखो एग्जाम्पल से सीधा समझ लेते हैं। आपका क्या था, एस्टर है, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करवाना है, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करवाकर आपका एक एसिड बना है, अल्कोहल बन जाएगा, अल्कोहलिक समूह फिनॉल वगैरह बन जाएगा। इस एस्टर के अंदर आपको क्या पता लगाना है, आपको यह पता लगाना है कि यहां वाला ये वाला बॉन्ड, आपको क्या पता लगाना था कि ये वाला बंध टूटा है या ये वाला बंध टूटा है या ये वाला बंध टूटा है। भाई एस्टर से आपका एसिड बनाना है तो एसिड के अंदर तो COH होगा, एस्टर के अंदर COOC होगा। तो सर यहां से कौन सा बंध टूटा है, किस मैकेनिज्म से अभिक्रिया संपन्न हुई है, मुझे पता लगाना है। कैसे लगाओगे, तो सर इसके साथ में आप क्या डाल रहे हो, इसके साथ में डाल रहे हो आप H2O। यहां पर क्या है, H2O का जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन के आइसोटॉप से उसको क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। नॉर्मल ऑक्सीजन की जगह हमने ऑक्सीजन 18 काम में ले लिया। अब आइसोटॉप क्या होता है, समस्थानिक क्या होता है, इतना तो आपको पता है, ये तो मैं मान के चलता। अब यहां पर ऑक्सीजन 18 आ गया। अब ये ऑक्सीजन 18 है, ऑक्सीजन 16 है, कैसे पता चलेगा? सर इसको भी डिटेक्ट करने के तरीके हैं। कौन से? स्पेक्ट्रोस्कोपिया भी है, दूसरे तरीके भी है जिसके तहत हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑक्सीजन है, कौन सा आइसोटॉप उपस्थित है। तो अब जैसे ही एस्टर बना, तो एस्टर बनते ही आपके पास में क्या है, ये OH लगा हुआ है। ये OH कहां से आया, इस H2O को H+ और OH- में टूटा होगा, ठीक है। और जो OH- में टूटा है ये ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 18 ही रहेगा, बिल्कुल। तो जो एसिड बना, उस एसिड के अंदर ऑक्सीजन 18 उपस्थित है। इसका मतलब साफ है कि सर इसमें हमारा ये वाला बंध टूटा है। कौन सा बंध टूटा है, ये 20 वाला बंध टूटा है, तब जाकर के मेरा ये OH लगा है। क्या हो सकता था कि सर इसके साथ में ये वाला हाइड्रोजन भी तो जुड़ सकता था, सीधा ये बंध टूट जाता तो ये हाइड्रोजन लाके यहां लगता, लेकिन नहीं, दोनों के 20 वाला बंध टूटा है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बंध टूटा है, तब जाकर के आपका ये OH लाके जुड़ा है। तो आप बता सकते हो उसकी मैकेनिज्म कि पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा, उसके बाद में इसके 2 बॉन्ड होंगे, फिर ये टूटेगा, फिर ये बंध बनेगा। तो आपने इस अभिक्रिया की क्रियाविधि किसके आधार पर बताई है, आइसोटॉप्स के आधार पर। आपने क्या किया है, इस ऑक्सीजन को लेबल लगा दिया है कि ये ऑक्सीजन 18 है। जब प्रोडक्ट आपके पास में आया तब आप प्रोडक्ट की जांच करोगे कि सर प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीजन 18 किसके साथ में लगा हुआ है, कि सर ऑक्सीजन 18 एसिड के साथ में लगा हुआ है। तो ये पॉसिबल कब होगा कि जब सर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो उसके आधार पर आप बताओगे इसने ये वाली अभिक्रिया की क्रियाविधि फॉलो की होगी। तो इसमें हमने क्या लिखा है, समस्थानिक चिप्पीकरण में हम क्रिया कारकों के कुछ परमाणुओं को उसके समस्थानिकों द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं, तथा जब अभिक्रिया पूर्ण होती है तब उत्पादन, ये उत्पादन न ले गए है, सब जगह क करोगे, उत्पाद में उन समस्थानियों को खोज कर तथा उसका अध्ययन करके किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझा जा सकता है। समझ में आया? ठीक है, एक उदाहरण लिख लिया। एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करवाना है, वाटर H2O है, उसकी ऑक्सीजन को ऑक्सीजन 18 से प्रतिस्थापित करोगे, और जो प्रोडक्ट में एसिड बनता है, प्रोडक्ट में जो अम्ल बनता है, उस अम्ल के अंदर आपकी ऑक्सीजन 18 उपस्थित है, जिससे ये साबित हो जाता है, जिससे क्या साबित हो जाता है, जिससे ये वाली लाइन साबित हो जाती है। क्या होती है? अंततः ये स्पष्ट है कि इसमें एस्टर ऑक्सीजन बंध का विदलन हुआ है, यानी एस्टर के अंदर जो आपका ऑक्सीजन बनता उसको क्या हुआ है, टूटा है। ये हो गए 3 मेथड। अब आ गया आपका चौथा मेथड, क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री एविडेंस या फिर त्रिविम रासायनिक साक्ष्य। देखो ये आपका स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड रहेगा, यानी 2nd यूनिट के अंदर आप पढ़ते हो किस प्रकार से। जैसे एक कार्बन है, उस कार्बन के अंदर 4 बंध है, उस चारों बंध, यानी एक कार्बन के ऊपर मान लो 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए, तो हम बोलते हैं इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, टेट्राहेड्रल है। इसकी यानी इसकी संरचना कैसी है, चतुष्फलकीय है। तो कैसा होता है कि एक अबोध प्लेन है, एक बिलोद प्लेन है, एक दोनों 2 प्लेन के अंदर है, बीच में 90 डिग्री का कोण है या 120 डिग्री का कोण है, जो भी है। तो सर इससे आप कैसे एविडेंस दोगे? सबसे पहले क्या करते हैं, एग्जाम्पल में ही लेते हैं, फिर समझ देते हैं। यहां पर आ जाओ, ठीक है। इन दोनों को आप ध्यान से देखोगे, यहां पर आपका क्या है, एक कार्बन है, ठीक है सर, ये वाला, अच्छा अब इसमें 2 सेकेंड, ठीक है, ये वाला क्या है,
कार्बन है, बिल्कुल कार्बन है। कार्बन के उसी प्लेन के अंदर C5H6 और Cl जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक आपका हाइड्रोजन है, एक CH3 है, ठीक है। इसके नीचे हमने माइनस लिखा है, इसका मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए। प्लस या फिर डी का मतलब क्या होता है, जो प्लेन पोलराइज लाइट यानी सिंपल ध्रुवित या समतल ध्रुवित प्रकाश को यदि आपकी घड़ी की दिशा, घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज यदि रोटेट कर दे, किसको, समतल ध्रुवित प्रकाश यानी प्लेन पोलराइज लाइट को, तो हम उसको प्लस से दिखाते हैं। और जो घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में घुमाता है यानी आपका दक्षिणावर्त नहीं अब की बार वामावर्त होगा, तो उसको हम बोलेंगे माइनस से। मतलब ये वाला जो कंपाउंड है इसके ऊपर यदि आप समतल ध्रुवित प्रकाश डालते हो तो ये इसको लेफ्ट हैंड साइड घुमा देगा। किस साइड घुमाएगा, लेफ्ट हैंड साइड उस प्रकाश को घुमा देगा, तो ये वो आएगा। लेकिन जब इसका उत्पाद बनता है, जब इसका प्रोडक्ट बनाया, जब इसका हमने क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया, तो उसमें एक में प्लस है, एक माइनस है। तो मान लो माइनस वाले ने लेफ्ट हैंड साइड घुमाया, प्लस वाले ने राइट हैंड साइड घुमा लिया। प्लस वाले ने क्या कर दिया, राइट हैंड साइड में घुमा दिया। तो आपने समतल ध्रुवित प्रकाश डाला, आपने प्लेन पोलराइज्ड लाइट डाली, किसके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, किसके ऊपर, उत्पाद के ऊपर। तो उसने क्या किया, पहले वाले ने मान लो राइट हैंड घुमाया, तो उतनी ही मात्रा में ये उपस्थित है, तो उसने वापस राइट हैंड साइड में घुमा लिया। तो सर इससे कोई अभिक्रिया की क्रियाविधि कैसे पता चल रही है, आओ वापस आओ। आपने जब आपका रिएक्टेंट था उस टाइम इसके ऊपर आपने प्लेन पोलराइज्ड लाइट डाली, क्या किया, समतल ध्रुवित प्रकाश डाला, तो इस बेचारे ने तो सिर्फ लेफ्ट साइड में घुमाया, ठीक है, आपने देख लिया लेफ्ट साइड में घुमाया। लेकिन जब इसके ऊपर डालते हो तो एक लेफ्ट में घुमा रहा है, एक राइट में घुमा रहा है, मतलब ओवरऑल आप रिजल्ट क्या आएगा, आपको जो समतल ध्रुवित प्रकाश निकलेगा उसमें कोई फर्क आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये रेशमिक मिक्सर प्राप्त हो गया है। ये भी आपने पढ़ा है सेकेंड यूनिट के अंदर, क्या प्राप्त होता है, रेशमिक मिश्रण प्राप्त हो जाता है। इससे क्या पता चला कि जो इंटरमीडिएट बना है, जो इंटरमीडिएट बना है उसके पास में अप और यानी बाहर से और अंदर से दोनों तरीके से अटैक हुआ होगा। किसका, इस आपका H2O में से जो OH था, एक ये तो अपवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों तरीके से अटैक हुआ होगा। ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपका एग्जाम्पल है SN1 अभिक्रिया का। यहां से Cl हटा और OH अटैक होगा। ये जो आपका कार्बोकेटायन बना है, इस कार्बोकेटायन के एक तो अपवर्ड डायरेक्शन और एक बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों तरीके से अटैक होगा, तभी जाकर के ये क्या बनाए, तभी जाकर के रेशमिक मिक्सर बनाए। जब आप SN1 रिएक्शन को पढ़ते हो तब आप लिखते हो कि इसका जो उत्पाद होता है उसके उत्पाद को रेशमिक मिश्रण कहा जाता है। यानी ये क्या करेंगे, एक समतल ध्रुवित प्रकाश को लेफ्ट हैंड साइड घुमाता है, दूसरा राइट हैंड साइड घुमाता है। इससे आपने अभिक्रिया की क्रियाविधि कैसे ज्ञात की कि सर हमने पहले रिएक्टेंट लिया, हमने पहले क्रिया कारक लिया, उसको देखा तो वो समतल ध्रुवित प्रकाश को किस प्रकार घुमा रहा था कि मान लो लेफ्ट साइड घुमा रहा था। यहाँ पर एक्यूरेट नहीं है कि लेफ्ट घुमाएगा, हमने सिर्फ नोटेशन दे रखा है कि एक लेफ्ट घुमा रहा है तो दूसरा राइट घुमा रहा है। ये मान लो लेफ्ट हैंड साइड घुमा रहा है, लेकिन उत्पाद क्या कर रहा है, उत्पाद में एक तो आपका लेफ्ट हैंड साइड घुमा रहा है, दूसरा आपका राइट हैंड साइड घुमा रहा है, तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो दूसरा समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमा ही नहीं पा रहा है। इससे क्या साबित होता है कि इसका जो इंटरमीडिएट बना होगा, इसका जो मध्यवर्ती बना होगा, उस मध्यवर्ती के ऊपर दोनों साइड से अटैक हुए हैं, तब जाकर के इस प्रकार का मिश्रण प्राप्त हुआ है। तो इससे बता सकते हम कि ये SN1 रिएक्शन है, तभी तो दोनों प्रकार से अटैक हुआ। SN2 होती तो सीधा बैकवर्ड डायरेक्शन से अटैक होता है। कैसा होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन से अटैक होता है। लेकिन SN1 में कहां से हो सकता है, अपवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन से अटैक हो सकता है। किसका, OH का। अरे समझ में आया कि नहीं आया, अब देखो, अब इसको पढ़ो क्या लिखा। त्रिविम रासायनिक साक्ष्य में हम किसी रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञात करने के लिए क्रिया कारक तथा उत्प्रेरक की ध्रुवण घूर्णकता मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी तथा उस अभिविन्यास यानी उसके अंदर OH बाहर की तरफ है या OH अंदर की तरफ है, उसको देख करके उसके आधार पर इसकी क्रियाविधि निर्धारित करते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हैवी हो सकती है। क्या लिखो, in stereochemical evidence we can determine the mechanism of a chemical reaction on the basis of optical activity of the reactant and the product and its orientation। देखो उसके बाद में देखो क्या लिखा, उदाहरण के लिए SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन पर नाभिक स्नेही यानी OH का अटैक दोनों ओर से होता है, जिससे कि
अभिविन्यास धारण तथा अभिविन्यास प्रतिलोमन सहित अणुओं की बराबर संख्या प्राप्त होती है, अर्थात उत्पाद में रैसेमिक मिश्रण का बनना तथा मध्यवर्ती के रूप में कार्बोनियम आयन के बनने की पुष्टि होती है। आपने रिएक्टेंट का एनालिसिस किया, प्रोडक्ट का एनालिसिस किया। रिएक्टेंट बेचारा एक साइड घुमा रहा था, प्रोडक्ट आपका दोनों साइड घुमा करके ओवरऑल 0 कर दे रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि इसके बीच में एक इंटरमीडिएट ऐसा बना हुआ होगा जिससे दो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बने हैं, दो अलग अलग प्रकार के स्टीरियोकेमिकली अलग प्रोडक्ट बना है, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट कैसा बना है, रैसेमिक मिक्सर बना है। जब रैसेमिक मिक्सर बना है तो आपका प्रोडक्ट क्या नहीं, इंटरमीडिएट कौन हो सकता है कि सर SN1 का होगा। तो इस प्रकार से आपने क्या दिया, इसका एविडेंस दिया। ठीक है, इसका एविडेंस देने के बाद में आपका आ जाता है रासायनिक बल गतिकी साम्य। ठीक है, लास्ट सिंपल सरल, और यहां तक वो 4 मेथड तो जो थे वो तो एकदम एक्यूरेट डिटेल देते हैं किसकी, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया ने कौन सा पथ फॉलो किया। लेकिन ये वाला जो भाई साहब है, इसका क्या काम है, ये बेचारा क्या कर सकता है, इसका काम छोटा है, इसमें इसको जो बातें जरूरी है उतनी तो नहीं है, थोड़ी बहुत है। जैसे क्या कहना चाहते हो सर, देखो आपके पास में रासायनिक बल गतिकी या फिर आप क्या बोलते हो इसको, रासायनिक बल गतिकी या फिर केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हम कोई भी रिएक्शन कितने समय में पूरी होगी, कोई रिएक्शन है, कोई अभिक्रिया हो रही है, उसको पूर्ण होने में 2 घंटे लगेंगे या 3 घंटे लगेंगे, या ये रिएक्शन जो बन रही है इसमें किसकी सांद्रता मैं बढ़ाऊं तो प्रोडक्ट जल्दी मिलेगा, या इस रिएक्शन के अंदर किसकी सांद्रता डबल करने पर मेरा क्या है, प्रोडक्ट धीरे बनेगा या जल्दी बनेगा। इस प्रकार का डाटा कौन दे सकता है, केमिकल काइनेटिक्स दे सकती है। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स ये नहीं बता सकती कि कौन सा बंध टूटा है, कौन सा नया बंध बना है। दूसरी बात, तो सर हम इसको यूज कैसे करेंगे, देखो यहां पर केमिकल काइनेटिक्स क्या बताएगी, इस अभिक्रिया का ऑर्डर क्या है, यानी इस अभिक्रिया की कोटि क्या है, इस अभिक्रिया का वेग कितना है, यानी इस अभिक्रिया की रेट ऑफ रिएक्शन कितनी है, ये तो बता सकती है सर, ये बता सकती है। हम इससे भी क्या निकाल देंगे, डाटा निकाल देंगे, किसका, कि इस अभिक्रिया ने कौन सी क्रियाविधि फॉलो की है। सर वो कैसे निकालोगे, ठीक है, आपको पता है, आपने जब हम पढ़ते हैं ना तब क्या बोलते हैं कि जब HCl की रिएक्शन करवाते हैं तो यानी एक आपके पास में HCl है, एक HBr है, एक HI है, सारे क्या है, सारे हेलोजन के एसिड है, बिल्कुल है सर। तो वहां पर लिखते हैं कि SF सबसे जल्दी रिएक्शन करेगा, HCl सबसे लेट रिएक्शन करेगा, यानी धीरे रिएक्शन करेगा। तो उसकी रिएक्टिविटी को हम कैसे पता करते हैं, वहां पर तो केमिकल काइनेटिक्स काम आता है कि जैसे ही SF डाला था तो जल्दी प्रोडक्ट बना था, यानी अभिक्रिया के वेग के बारे में कौन बता रहा है, कि सर हमारा केमिकल काइनेटिक्स बता रहा है। तो हम केमिकल काइनेटिक्स से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में प्रॉपर नहीं बता सकते, लेकिन हम इसकी सहायता से, किसकी, रासायनिक बल गतिकी की सहायता से किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि तथा रासायनिक अभिक्रिया को वेग निर्धारित करने के लिए क्या क्या काम में आ रहा है या किस किस की भूमिका है, इसके बारे में डिटेल ले सकते हैं। और उसके आधार पर हम अनुमान लगाएंगे कि इस रिएक्शन की जो क्रियाविधि है वो किस प्रकार से रही होगी। तो यही बात यहां पर लिखिए, क्या लिखा, रासायनिक बल गतिकी साम्य। हालांकि रासायनिक बल गतिकी अध्ययनों में अभिक्रिया की क्रियाविधि को स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा सकता, परंतु बल गतिकी के अध्ययन के द्वारा हम किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया का वेग बता सकते हैं। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लगने वाले समय तथा अलग अलग क्रिया कारकों की क्रियाशीलता हम दर नियम व्यंजन की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके 4, ये हो गए आपके 500 क्या, अभिक्रिया की क्रियाविधि को निर्धारित करने वाली विधियां। जितना एग्जाम्पल लिखवाया इनफ है, मोर देन इनफ है, इतने ही लिखकर आने, सारे एग्जाम्पल लिख के भूल जाओगे। एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी 99.9%, कितनी, 99.9%, 0.1% आपकी किस्मत। ठीक है, उठा के एग्जाम कभी भी देख लेना, वापस आकर के बता देना, नहीं आता है तो आपकी किस्मत 0.1% वालों में से है। इसमें कुछ भी समझ में ना आए तो मैसेज करके बता देना। इस प्रकार से सभी के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाकी सभी यूनिट की, तो सिर्फ एक क्वेश्चन है जो कि श्योर शॉर्ट है, आएगा, इसलिए यहां पर करवा दिया। बाकी सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐप के ऊपर अपलोड हो गए हैं, वहां जाकर के आप पढ़ लो। उनका आंसर नहीं मिलता है, व्हाट्सएप मैसेज करो, आपको आंसर सबके बता दिए जाएंगे। ऐसे ही बने रहिए 12th प्लस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।